नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बेंच पे लेखपाल की हम लोग तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 11वीं क्लास है, क्लास 11 है दोस्तों आपकी। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, ग्राम समाज से आपके 25 प्रश्न आएंगे। जो हम लोग करा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके यूपी लेखपाल में प्रश्न बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों में लोगों की भागीदारी का विचार जनपद पंचायत या पंचायत समिति और जिला पंचायत या जिला परिषद नामक दो अलग अलग स्तरों तक फैला हुआ है। और जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सरकारी योजना जैसे धनराशि प्राप्त होती है। और जनपद पंचायत के अंतर्गत दोस्तों कई ग्राम पंचायतें आती हैं। और जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाती हैं। और दोस्तों प्रत्येक पंचायत समिति में 5 स्थायी समितियां होती हैं। और जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपने जो मैं 25 प्रश्न करा रहा हूँ, इनमें से अगर आपके 15 प्रश्न भी अगर आपके बन जाते हैं अच्छे, अगर आप हल करके देखिए। अगर मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, अगर आपने उसमें मतलब 5 से 10 सेकंड में आंसर मैं बाद में बोलता हूँ, 5 सेकंड बाद अगर आपको लगता है कि आपको आता है 15 को, तो आप यूपी लेखपाल में अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ग्राम समाज एवं विकास में कर जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों और तैयारी की जरूरत है आपको। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल नहीं है? तो आपको बताना है कि दोस्तों कि एक व्यावसायिक फसल नहीं है। दोस्तों एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, व्यावसायिक फसल है पूछा है या नहीं पूछा। कोई भी मतलब शब्द देखिएगा, नहीं पूछा है या है शब्द पूछा है। तो दोस्तों व्यावसायिक फसल नहीं हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों व्यावसायिक फसल, इसको दोस्तों रोपण फसल भी कहा जाता है। और रोपण फसल का शब्द से तात्पर्य है उन फसलों से जो किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन वाले क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर उगाई जाती हैं। और फसलों में जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी, ताड़ का तेल, खजूर का वृक्ष और काजू, ये सब शामिल हैं, रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दोस्तों ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख बाजरा हैं। हालांकि उन्हें मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। इसलिए दोस्तों आपका व्यवसायिक फसल बाजरा नहीं है, लेकिन इसका पूरा पोषण मूल्य अधिक होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि ये दोस्तों भारत में मुख्य फसल है, ये एक व्यवसायिक फसल नहीं है बाजरा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कहाँ, कौन सा मतलब स्थित है इन चारों में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमनगढ़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे प्रतिष्ठित, महत्वपूर्ण और सुंदर, सबसे समृद्ध वन क्षेत्रों में से एक है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, जब उत्तर प्रदेश दोस्तों उत्तराखंड से अलग राज्य जब बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में मतलब बना रहा। दोस्तों इसका क्षेत्रफल 95 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपका इसमें देखो, आपका जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, और पन्ना टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, मिल्पा एक कृषि पद्धति है जिसका पालन किया जाता है। तो मिल्पा एक कृषि पद्धति है जिसका पालन दोस्तों किया जाता है मैक्सिको में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लेश एंड बर्न कृषि को मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको और ब्राजील में रोका तथा मध्य प्रदेश अफ्रीका में मासोल और इंडोनेशिया में लॉडांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों झूमिंग भी कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अब भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में सावधान या दैया, याद रखिएगा, सावधान या दैया, और आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
इसके अलग अलग नाम है दोस्तों, मिल्पा एक कृषि पद्धति है, इसके अलग अलग नाम, जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में दोस्तों स्लैश एंड बर्न कहते हैं इसको कृषि में, मिल्पा को। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके ग्राम समाज एवं विकास में आएंगे, यूपी लेखपाल में। याद रखिए दोस्तों, 25 प्रश्न होंगे आपको। ग्राम समाज एवं विकास के दोस्तों बहुत कम लोग पेपर मतलब प्रश्न हम लोग भी जानते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते हैं लोग इसको ग्राम समाज एवं विकास में, क्योंकि एसएससी और बैंक का अलग सिलेबस होता है और उसमें आपका ग्राम समाज एवं विकास से प्रश्न बहुत कम मतलब आते ही नहीं है, रेयर केस होता है वो आ जाए। तो याद रखिए आपको यूपी लेखपाल में 25 में से कम 22 से 23 नंबर चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हवा में बातें नहीं करता कि 25 में 25 लेके आ जाइए, ऐसा मुमकिन है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। 25 में 25 लाना आपको मतलब ग्राम समाज की सारी बुक आपको चाट डालनी है पूरी, मतलब जितने भी ग्राम समाज से लेकर के आपको, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा इसमें मेहनत करिए। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसने दोस्तों 19-20 के दौरान भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 70% योगदान दिया। याद रखिएगा 70%, और बाकी 30% अन्य मतलब राज्यों से आया, 70% आपका कर्नाटक राज्य से आया। और कुल उत्पादन दोस्तों लगभग 2,03,445 मीट्रिक टन कॉफ़ी उत्पादन था दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसमें दोस्तों कोडागू, चिक्कमगलुरु और हासन जिले कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं कर्नाटक के। दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों केरल में, तो केरल आपका भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तथा असम आपका चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, जीरो टिलेज सिस्टम पहली बार 1950 में चरागाह नवीकरण में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। तो जीरो टिलेज सिस्टम पहली बार 1950 में चरागाह नवीकरण में संयुक्त राज्य अमेरिका में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीरो टिलेज दोस्तों वह प्रणाली है जहां फसल के बीज को बिना पूर्व तैयारी के डीलर्स के माध्यम से बोया जाता है और मिट्टी को खराब करता है जहां पिछली फसल के अवशेष मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सेना योजना कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सेना योजना दोस्तों शुरू की गई थी आपकी 2013 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि सेना योजना उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त 2013 को अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई थी। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना दोस्तों बंजर क्षारीय मिट्टी और उबड़ खाबड़ भूमि के सुधार के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के राज्य में खेती के क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसली क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें से सबसे अधिक फसली क्षेत्रों की दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है वो हो जाएगा दोस्तों चावल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों, ये फसलें देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं सभी आपकी। और देश के सभी हिस्सों में खाद्यान्न प्रमुख फसलें हैं, जो चाहे उनके पास निर्वाह हो या वाणिज्यिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, कॉर्क COL कॉर्क 94,184 एक है, यानी इसको सर अब ऐसे 94,000 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉल्क 94,184 एक है। तो ये दोस्तों है आपकी उच्च चीनी उपज देने वाली गन्ना किस्म है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च चीनी उपज देने वाले गन्ना किस्म है, गन्ने की उपज देने वाली किस्म है दोस्तों कॉक 94,184, 94,184। दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की उच्च उपज देने वाली किस्म विकसित की है कॉर्प 94,184। दो वांछनीय विशेषताओं के दुर्लभ संयोजन है, अर्थात जल्दी परिपक्वता और अच्छी रटूनिंग क्षमता है, यानी कि याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब याद रखिए दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना दोस्तों
1952 में हुई थी। 1952 में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में है तथा इसके निर्देशक हैं डॉक्टर A.D. पाठक, वर्तमान में है निर्देशक। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस हर महीने के निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसके आखिरी के प्रश्न बहुत ही ये दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण, उसको देखना ना भूलें। ज़्यादा उसको अगर आपको आता है तो आप हल करके दिखाएं उसको। उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस हर महीने के निम्नलिखित में दोस्तों पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। दोस्तों पहले ये महीने में हर मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2021 में इसे पहले और तीसरे शनिवार को बदल दिया है। और तहसील दिवस सरकार की एक ऐसी योजना है जो आम लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने में अहम साबित हो सकती है। बस यह है कि अधिकारी उसको सुन लें तहसील दिवस पर, नहीं तो बहुत जगह सुनते भी हैं, लेकिन बहुत जगह दोस्तों वो चीज़ नहीं कर पा जो सरकार चाह रही है वो अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। इसको भी दोस्तों ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों आपका दूसरे और चौथे शनिवार को दोस्तों आपका थाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों पहले और तीसरे मतलब शनिवार को वह आपका तहसील दिवस मनाया जाएगा और दूसरा और चौथा शनिवार ये आपका थाना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें दोस्तों थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी शिकायत प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर करना होता है इसमें। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना कौन सा जोड़ा सही नहीं कि कोरवा जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से है, नहीं है, या थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सही नहीं है दोस्तों, इसमें दोनों ही सही हैं, ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों ही दोस्तों सही हैं। आपका सही नहीं बोला है एग्जाम में दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर देगा। सही नहीं है बोला, लेकिन इसमें आपके दोनों ही सही। कोरवा जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है तथा थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले और लखीमपुर जिलों दोनों जिलों में पाई जाती है। और दोस्तों एक याद रखिए दोस्तों, इसके आगे भौटिया भारत के उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात और खीरी जिलों में रहते हैं। आपका ये भी एक जनजाति है भोटिया। तथा जौनसारी और राजी ये दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी और गोरखपुर जिलों में अधिकतम आबादी है इनकी। तथा भोक्सा जनजाति ये आपकी उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में के किस एक कृषि विश्वविद्यालय है? बताना आपको किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय है? ये दोस्तों आपका मेरठ में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। और विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विद्यालय अधिनियम संशोधित 1958 के तहत की गई थी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यानी PMSASBI शुरू की है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 90% आपके प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही आएंगे, आपका ग्राम समाज, लेकिन आपके 10% अन्य राज्यों से भी आएगा, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 90 पर आपको देखना है, पढ़ना है, ये नहीं कि मतलब जबरदस्ती। अगर बहुत बाई चांस नहीं भी आ रहा, बिल्कुल यार के कुछ भी नहीं आ, तो आपको उत्तर प्रदेश अगर आपको दिख रहा है तो लगा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका सही होने की गारंटी 90% है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना यानी PMASBY की शुरुआत की है। वे दोस्तों राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। दोस्तों नरेंद्र मोदी कर चुके हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों से विभिन्न फीडबैक प्राप्त करने और उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से विभिन्न फीडबैक प्राप्त करने के लिए उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नहीं माई गवर्नमेंट मेरी सरकार इसको बोल दोस्तों, गवर्नमेंट की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो
एंड मेरी सरकार, इसका ये हो जाएगा, ये ऐप लॉन्च किया था इन्होंने। इस पोर्टल के माध्यम से दोस्तों सरकार लोगों से फीडबैक प्राप्त करेगी और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी देगी, और पोर्टल अपनी कुशल सेवा के लिए जाना जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी लाल और काली मिट्टी के पैच के साथ मिश्रित होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के में विंध्याचल उच्च भूमि और पठार क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी और लाल और काली मिट्टी के पैच के साथ मिश्रित होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र गंगा प्रणाली की धीमी गति से बहने वाली नदियां द्वारा फैली जलोढ़ की गहरी परत में आच्छादित हैं तथा ये अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी रेतीली से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक होती हैं। आपकी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी। और विंध्याचल हाईलैंड्स और पठारों की मिट्टी ये दोस्तों क्षेत्र पहाड़ी इलाकों और शुष्क परिस्थितियों को प्रदर्शित करती है तथा इस क्षेत्र में मिट्टी आमतौर पर विंध्य चट्टानों से विकसित होती है, जिसमें गनीस, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि शामिल होती हैं। आपकी याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र की मिट्टी में दोस्तों मिश्रित लाल और काले रंग की होती हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने किसान स्टोर शुरू किया करने की घोषणा की है? तो किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों अमेजन इंडिया ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में किसानों को 8,000 से अधिक कृषि इनपुट जैसे बीज, कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, पोषण, पौधों की सुरक्षा और बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम करेगा तथा छोटे और मध्यम व्यवसायों द्वारा सूचीबद्ध ये उत्पाद अमेजन इंडिया पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगे। आपके दोस्तों किसान amazon.in पर हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम सहित 5 भारतीय भाषाओं में से किसी एक का उपयोग करके खरीदारी करना चुन सकते हैं। और दोस्तों किसान देश भर में 50,000 प्लस अमेजन ईजी स्टोर में से किसी एक पर भी जा सकते हैं और सहायक खरीदारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किसने किया? तो सितंबर 2021 में दोस्तों उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने किया। भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने किया। दोस्तों याद रखिए ये दोस्तों 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं भारत के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 14वें क्रम के हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों में से एक पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों में से एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका भारत के कृषि मंत्रालय ने फसल के साथ प्रबंधन और वितरण सहित स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए एक किसान इंटरफेस विकसित करने के लिए एक स्थानीय डिजिटल भागीदार के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पायलट परियोजना 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 10 जिलों से शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा IIT उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो IIT उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों आपका ऑप्शन बी IIT BHU दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कह सकते हैं तथा इसकी स्थापना दोस्तों 1919 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी तथा 1968 में इसका नाम बदलकर प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया तथा इसको 2012 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में IIT BHU है तथा IIT कानपुर भी है, इम्पोर्टेंट है तथा IIT रुड़की ये आपका
उत्तराखंड में स्थित है। और IIT भिलाई ये आपका छत्तीसगढ़ में है तथा IIT मंडी ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों का चयन कीजिए। तो भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों का चयन है दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये आपके सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अब भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोस्तों ये फसलें देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं। याद रखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके दोस्तों अंदर आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये लिखना पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब चावल उत्पादक राज्यों के हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है, वो हो जाएगा दोस्तों ऋण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन ए इसका नहीं है। बाकी तीनों हैं आपका अधिक उपज देने वाले विभिन्न बीजों का वितरण, बेहतर उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन तथा नई जारी किस्मों की फसलों का लोकप्रिय बनाना। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजना शुरू की गई है आपकी आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। दोस्तों इसमें आपके उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में सुधार करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। इसे दोस्तों अम्ब्रेला योजना के तहत सभी अलग अलग योजनाएं आएंगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक किसान की आय में वृद्धि करना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को नियोजित करना है। देखिए दोस्तों ये सब अब मैं कहना नहीं चाहूँगा दोस्तों, बस देखिए आप किसान की आय कहाँ दोगुनी होती है, कब होती है। दोस्तों अन्य राज्यों में दोस्तों क्या कहते हैं कि अपने देश में कृषि को बहुत मतलब नीचे स्तर पर लेते चले जा रहे हैं लोग। और अन्य राज्यों में चाहे आपका अमेरिका हो, चीन हो, अपना दो पड़ोसी देश चाइना चाहे देख लीजिए आप, चाहे कितना भी आतंकी मतलब क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करे, सब कुछ करे, ज़मीन हत्या, लेकिन अपने किसानों को दोस्तों वो कितना कुछ सब्सिडी दे रही है। अमेरिका दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो कृषि पर दोस्तों 70% तक सब्सिडी देता है। चाहे आपकी फसल कुछ भी हो, आपको 70% आपकी सरकार देती है इसकी, अमेरिका की। ये दोस्तों हम लोगों को भी समझना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी करने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। लोग खाली बस अपनी सरकार बनने दें। यहाँ पे दोस्तों लोकतांत्रिक दोस्तों अपने में ही मगन रहते हैं। किसी को कोई है क्या कहते हैं ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, सब मतलब अपने में ही लगे रहते हैं। कोई किसी को लेना देना नहीं है, अपने बारे में सिर्फ सोचना है लोगों को। किसी को कोई मतलब नहीं, अपनी जाति को सोचना है। वो लोग तो खाली जात को भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों इसमें आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना है तथा आपकी दोस्तों जो 3 और हैं मुख्य, जैसे इनका मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये आपकी महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, तथा परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आपकी जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देना, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आपका सभी पात्र भूमि धारक किसानों को और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। दोस्तों इसमें आपका 6,000 रुपये मिलता है प्रधानमंत्री किसान साल में, सालाना। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो चूना पत्थर दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है मिर्जापुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ ये धन उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं में पाए जाने वाले विभिन्न युगों की चट्टानों के नीचे छिपा है और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। चूना पत्थर जो मिर्जापुर जिले के गुरुमा कनाच बापूहारी में पाया जाता है तथा सोनभद्र जिले में कजराहट, मिर्जापुर सोनभद्र और भांद्रा में डोलोमाइट पाया जाता है और इलाहाबाद जिले के करछना में कांच और रेत पाई जाती है तथा बांदा दोस्तों बांद्रा नहीं बोल रहा हूँ, बांदा बोल रहा हूँ, बांदा जिले में दोस्तों करवी और मऊ जिले में पाया जाता है। और मिर्जापुर और सोनभद्र में दोस्तों संगमरमर पाया जाता है तथा बांदा जिले के
राजगेवा में बॉक्साइट पाया जाता है, ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक जिले और संभाग मौजूद हैं? दोस्तों ये आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको आना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रशासनिक जिले और संभाग मौजूद हैं, ये आपका हो जाएगा 75 और 18। 75 प्रशासनिक जिले हैं और 18 संभाग मौजूद हैं आपके। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश समृद्ध इतिहास, शानदार शहरों और अद्भुत पर्यटन स्थलों और अनूठी परंपराओं और संस्कृति को एक नज़र है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग, हर प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जिले और संभाग हैं दोस्तों 75 जिले और 18 संभागों में बांटा गया है। प्रत्येक जिला एक जिला कलेक्टर या एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? दोस्तों पीली क्रांति प्रयुक्त होती है उत्पादन के लिए, तिलहन उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट है इनके दोस्तों। अन्य इसके अलावा जो क्रांतियां हैं उन सभी को हम लोग एक नज़र में देखते हैं दोस्तों। आपकी हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से है, धूसर क्रांति आपकी खाद्य और उर्वरक से है तथा नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति आपकी फल उत्पादन से है, लाल क्रांति आपकी मांस तथा टमाटर उत्पादन से है, गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन से है तथा जुल्फ क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से है, और गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन से है तथा भूरी क्रांति गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से है तथा काली क्रांति आपकी जैव ईंधन उत्पादन से है और इंद्रधनुष क्रांति आपकी कृषि से है। श्वेत क्रांति आपकी दोस्तों पशु कल्याण से है और केसर क्रांति आपकी सौर ऊर्जा से है तथा सदाबहार क्रांति ये आपकी भोजन, अनाज, फलों और सब्जियों की बर्बादी में कमी के कारण लिए है दोस्तों। इनसे आपका ये क्रांति जो भी मैंने बताया है आपको, इनसे दोस्तों एक प्रश्न आपका परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा, याद रखिएगा मेरी बात को दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तभी इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को साथ दें जिससे हम लोग और भी अच्छा बेहतर कर सकें आप सभी के लिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।